बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हमारे मेहमान अजीत द्विवेदी जी और विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब। अब कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर एक्शन हो गया। प्रतापगढ़ के सरकारी स्कूल में ताला खुलवाकर बच्चों को ले जाकर पाठशाला चलाना पीडीए के नाम पर ये एक समाजवादी विधायक को महंगा पड़ गया। प्रतापगढ़ में एसपी विधायक आर.के. वर्मा पर बकायदा एफआईआर दर्ज की गई है। इन विधायक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि इन विधायक ने अपने समर्थकों को साथ ले जा करके स्कूल का गेट तोड़ा, ताला तोड़ा, गेट खोला, गांव के आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया, सबको बैठाया, पाठशाला लगाई और पोस्टर लगाकर उनको ए फॉर अखिलेश समझाया। प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के गौरा ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल को मर्जर पॉलिसी के तहत बंद कर दिया गया था। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश सरकार ये पॉलिसी लेकर आई थी। बाद में उसमें कुछ उन्होंने रिवीजन भी किया कि भाई एक स्कूल में अगर इससे कम तादाद में बच्चे हैं तो वो स्कूल बंद हो जाएगा, बगल के स्कूल में बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसके तहत ये स्कूल बंद हो गया था। आप ताला तोड़ के अंदर जाते हैं, सर है तो सरकारी भवन ना, ताला तोड़ के अंदर जाना, इस पर जो उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ। सपा विधायक आर.के. वर्मा ने बुधवार को इस बंद स्कूल में पीडीए की पाठशाला चलाई थी और अब खंड विकास अधिकारी की शिकायत पर इनके विधायक समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब 27,000 विद्यालयों को बंद करने का फैसला किया तो हम लोगों ने लगातार उसका विरोध किया। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला का एक अभियान चलाया, जिसके क्रम में मैं उधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि विद्यालय खुला है और उसके कैंपस में बच्चे घूम रहे हैं। लोगों ने बताया कि अध्यापक नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जाकर के लगभग 12:30 बजे मैं देखा कि अध्यापक नहीं है, तो मैंने बच्चों को बुला करके उनका प्रार्थना कराया और प्रार्थना कराने के बाद वहीं से पुस्तकें कुछ मंगाई और पुस्तकें मंगा करके उनको बांटा भी और उनको फल खिलाए और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करके हम सब लोग वहां से निकले हैं। और उसके बाद मुझे पता चला कि बीएसएफ प्रतापगढ़ के द्वारा एक तहरीर दी गई है कि हम लोगों ने गेट तोड़ करके वहां पर ये कक्षाएं चलाई हैं। लेकिन सच तो ये है कि उस विद्यालय में कोई बाउंड्री वाल ही नहीं है और केवल एक ऑफिस में ताला लगा रहता है, बाकी किसी दरवाजे में ताला ही नहीं है। और ये झूठा मुकदमा है। सरकार डराने के लिए इस तरह का मुकदमा कराई है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। खंड शिक्षा अधिकारी गौरा के द्वारा थाना फतनपुर पर आकर यह सूचना दर्ज कराएगी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके स्कूल प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला पर जबरदस्ती प्रवेश किया गया। बच्चों को जबरदस्ती वहां पर रोका गया और अनाधिकृत रूप से वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब ये मुकदमा हुआ अपने विधायक पर जब देखा अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव को जाहिर है कि इस पर नाराज होना था। फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। बीजेपी का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब बीजेपी हमेशा के लिए जाएगी, ये उनका ट्वीट है। पहले भी उन्होंने जब ये एफआईआर नहीं हुई थी, पार्लियामेंट में कहे कि भाई आपके लोग वहाँ ऐसे ऐसे पाठशाला ABCD सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिर ए फॉर अखिलेश नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे, मैं अपना नाम बदल लूँ क्या? ए फॉर अखिलेश होता है। तो बच्चों का इस्तेमाल आप राजनीति के लिए कर रहे हैं। ई से इमली खट्टी कर दो बीजेपी की छुट्टी, ये पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और आपको इसमें किसी को ऐतराज भी ना हो, आप चाहते हैं, क्यों ना हो ऐतराज भाई? ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल रहेगा, बच्चा यही पढ़ेगा। स्कूल बंद अगर हुआ तो किसी वजह से हुआ होगा। अब वो कह रहे हैं बाउंड्री वॉल नहीं दी तो आप घुस जाएंगे, हम क्लास लेने लग जाएंगे। गजब बात है। लेकिन अखिलेश जी का पुराना बयान भी सुन लीजिए और उनकी पार्टी की कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं। बच्चे जिससे किसी शब्द को सीख जाएं, पढ़ाने का वो तरीका वही सबसे अच्छा होता है। और कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा था, हम अपने बच्चे को कैसे ए समझाएं, ए से अखिलेश, बी से बाबा साहब, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? जिन्होंने भी एफआईआर की है इनके खिलाफ भी कभी एफआईआर होगी। पीडीए स्कूल के बारे में ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। आपने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या, आज से आम भी पढ़ा। अब ये देखिए कुछ, अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं, गंगाराम अस्पताल की तस्वीरें। फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उनके पिता शिबू सोरेन का निधन आज हुआ। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और उनके सामने जैसे भावुक हुए हेमंत सोरेन, वो आपने भी देखा।
प्रधानमंत्री को जैसी सूचना मिली कि उनका निधन अब नहीं रहे शिबू सोरेन, तो फिर उन्होंने अस्पताल जाकर ही उनको श्रद्धांजलि दी है। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिखाई दिया, एक इमोशन दिखाई दिया, जैसे बड़ा स्वाभाविक है, जिनके पिता गए हैं वो तो बहुत भावुक होंगे हेमंत सोरेन। प्रधानमंत्री लेकिन जिस तरीके से उस वक्त उनके साथ खड़े थे, वो तस्वीर जो थी एक मानवीय संवेदना की तस्वीर दिखाई दी। अजीत जी। हाँ, ये प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाया। आमतौर पर राजनीतिक विरोधियों के साथ इस तरह का लोग अवॉइड करते हैं। आपने पहले ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त कर दी थी, लेकिन आज स्वयं गए प्रधानमंत्री और एक बहुत ही बड़े नेता को, जो आदिवासी समाज के, ऐसे आदिवासी समाज से लोग जोड़ते हैं शिबू सोरेन को, लेकिन वो तमाम गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, पिछड़ों के एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी उम्मीद थे, शिबू सोरेन उम्मीद थे उन तमाम लोगों के जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, जल की, जंगल की, जमीन की लड़ाई, और उनके लिए शिबू सोरेन ने बहुत बड़ा काम किया था। एक दरिद्र हुआ एक समाज, हमारा सामाजिक स्पेस हमारा छोटा हुआ उनके नहीं रहने से। वो बड़ी सामाजिक तमाम तरह की साजिशों के शिकार हुए। उनके ऊपर जो आरोप लगे उन सबको उनके बेटे ने, उनकी विरासत को संभाला है, वो आगे ले जा रहे हैं। और हम देखे हेमंत सोरेन को इस तरह से फूट फूट करके रोते हुए। वो अपने बड़े भाई को पहले खो चुके हैं, अब उनके पिता भी चले गए, उनका साया उठ गया। तो ये उनकी निजी क्षति भी है हेमंत सोरेन की, समूचे झारखंड की क्षति है, समूचे देश की क्षति है। एक बहुत बड़ा नेता हम लोगों ने खो दिया शिबू सोरेन के रूप में। हमारे पास एक बड़ी धरोहर थे वो तस्वीर, यहाँ इस तस्वीर की बात हम कर रहे थे। हाँ, ये गले लगा करके प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जो जेस्चर दिखाया है, जो एक बड़ा एक अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री को होना चाहिए है, वो आज दिखा। एक अभिभावक के रूप में वो उन्होंने उनको कंसोल भी किया, और देश की तमाम जो आदिवासी आबादी है, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने एक भरोसा दिलाया। ये देखिए, एक चीज और आपको सामान्य लग रही हो तो अलग बात है, वैसे हॉस्पिटल में जाकर के मिलना आमतौर पर किसी भी बड़े व्यक्ति का देहांत होता है, बिल्कुल, वो अगर वो अस्पताल में रहते हैं तो फिर उनको घर पे लाया जाता है, वहां जाते हैं, वहां जाकर एक दिन तय होता है निश्चित कि अब आए सब लोग श्रद्धांजलि दें। बिल्कुल, तो ये सीधा हॉस्पिटल ही चले गए। वो गए, यहाँ इनका आवास है शिबू सोरेन का, नॉर्थ एवेन्यू में 224 नंबर का मकान, बहुत बरसों से है उनके पास, लेकिन शायद वहां नहीं ले जाया जाएगा उनको। सीधे यहाँ से रांची ले जाएंगे, तो इसलिए प्रधानमंत्री ले जाया जा रहा होगा। प्रधानमंत्री विजय जी, अस्पताल में जाना, इसको रेखांकित करना चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रोटोकॉल, सुरक्षा प्रोटोकॉल सबके आधार से सैनिटाइज्ड नहीं था। और आज सुबह निधन हुआ और घंटे 2 घंटे में अस्पताल पहुंच जाना, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, इस बीच मतलब वो जो बात कही गई अभी यहाँ की, वो एक बड़ी जनता को प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वस्ति भी दिया गया कि भाई दिशोम गुरु अगर नहीं है तो उनकी विरासत को संभाल। जिस प्रकार से वो मतलब उनको आप देखिए गले लगाते हैं हेमंत को। अब कल से, आज मुझे थोड़ी जल्दबाजी में कह रहा हूँ, लेकिन ये तस्वीर 2-3 दिनों अगले आने वाले चर्चा का विषय बनेगी। हेमंत के भाजपा में जाने के कयास लगने लगेंगे, आप देखना। लेकिन अभी वो अवसर नहीं है इन बातों का जी। इस समय जो प्रधानमंत्री ने अपना एक मानवीय और एक फादर फिगरली चेहरा दिखाया है, उसकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। और यही होता है एक कद्दावर नेता का, एक स्टेट्समैन का रूप, कि कहां पहुंचना है, कहां नहीं पहुंचना और कब पहुंचना है, ये निर्णय लेने की क्षमता। देखिए जिस प्रकार से उनकी बहू के सर पर हाथ रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। इसकी जरूरत थी, सौरभ जी, इसकी जरूरत थी। ऐसे पलों में कोई बड़ा व्यक्ति आपके बगल में खड़ा होता है, इसकी जरूरत थी झारखंड के लोगों के लिए भी, उड़ीसा के लोगों के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी, पूरे देश के लिए इस तरह की जरूरत थी कि एक प्रधानमंत्री। हम लोग बात कर रहे थे, जो इससे पहले खबर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में पीडीए की जो पाठशालाएं बंद हुई हैं, एक बार फिर जरा उस पर लौटते हैं। अगर उस पर रिएक्शंस भी सारे आपने देख लिए। समीर जी, भला अब समाजवादी पार्टी ऐसे रिएक्ट कर रही है कि भाई हम तो पढ़ा ही रहे थे, आपने पढ़ाई पर भी एफआईआर करवा दी। नहीं, पढ़ाई के लिए किसी को मना नहीं है, अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी पढ़ाया। और मुलायम सिंह यादव तो खुद शिक्षक रहे, पहलवान भी रहे, राम गोपाल जी तो प्रोफेसर रहे, पढ़े लिखे परिवारों से वो कहते हैं कि हमारा संपर्क रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल में अगर दीवार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो समाजवादी पार्टी के पास तो बहुत जगह है।
हम अभी इतना बड़ा घर इन्होंने बनाया दुनिया भर में, अपनी जगह कहीं स्कूल शुरू कर देते, अपनी ज़मीन दे देते कि भाई यहाँ स्कूल बनेगा और हम शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से ताला तोड़कर जाना और फिर उसको एक राजनीतिक रूप से कहना कि ए फॉर अखिलेश कहना, डी फॉर डिम्पल कहना, राजनीतिक रूप से बच्चों को इस तरह की शिक्षा देना, बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हो कि बच्चों को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनाने के लिए आप तैयार कर रहे हो। हाँ, देखिए इशू ये है कि यूपी की सरकार ने स्कूल बंद किए, ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया कि ये सरकारी स्कूल बंद कर, वो भी गलत है सर। उसकी वजह सरकार ने बताई कि एक जगह पर कहीं एक ही बच्चा एनरोल्ड है, कहीं 10 बच्चे एनरोल्ड हैं, उससे बेहतर होगा कि वो बगल वाले विद्यालय में चले जाएं। फिर उसमें यह हुआ कि इसको बढ़ाइए, तो अब मिनिमम 50 स्टूडेंट्स चाहिए एक स्कूल में। 50 बच्चे अगर एक स्कूल में, तो वो स्कूल बंद नहीं होगा। अगर उससे कम बच्चे हैं तो वो बगल वाले स्कूल में मर्ज हो जाएगा। उसमें फिर ये भी देखा, अब ये भी नियम आ गया कि 1 किलोमीटर से दूरी के 2 विद्यालय उनका मर्जर नहीं होगा। एक किलोमीटर के दायरे में अगर आते हैं स्कूल तो ही मर्ज किए जा सकते हैं। इस पर क्या, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी ने और कहा कि एक तो ये चुन चुनकर उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं जब चुनाव में जब वहां पोलिंग बूथ बन जाते हैं तो वो वोट इनको बीजेपी को नहीं मिलता, वो वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। चुन चुनकर वही विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि बूथ तो कहीं भी खोला जा सकता है, उसका चुनाव आयोग से मतलब उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद फिर ये दूसरा शुरू हुआ, अच्छा कि तुम बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हो, हमको जहां मौका मिलेगा हम बच्चों को बैठाएंगे और पढ़ाएंगे। मैंने ये तो स्कूल में एक स्कूल में चले गए तो एफआईआर हो गई, और गांव में ऐसे ही सड़क किनारे बैठा करके 10 बच्चों को ऐसे ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए ना, आप पीडीए का बोर्ड लगा के रखे आपने, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के फोटो लगा के रखे और आप उनको पार्टी का कार्यकर्ता बना के ट्रीट कर रहे हो। आपको पढ़ाने की मंशा नहीं है कि बच्चे ABCD सीखे, पढ़ लिख के आगे बने। आप बच्चों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पेश कर रहे हो। शर्म आना चाहिए अखिलेश यादव की इन छोटे बच्चों के मन में आप इस तरीके से कह रहे हो कि ए फॉर अखिलेश होता है। आप कार्यकर्ता बना रहे हो कि देश का भविष्य उनका बना रहे हो? सरकार शिक्षा नहीं देना चाह रही है या आप अपनी शिक्षा देना चाह रहे हैं? बस वो नहीं, दोनों चीजें। सरकार यदि स्कूल बंद कर रही है तो उसके खिलाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा कैंपेन चलाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक स्कूल में क्लास लगाने से फ़ायदा नहीं है। और वो जैसे विधायक जी ने इतने मासूम भाव से कहा कि वो चले गए थे, फल बांट गए थे, फिर वो फोटो भी पूरे का पूरा वीडियो रिलीज हुआ है जिसको अखिलेश यादव और वो पोस्टर, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, बड़ा बैनर लगा कर ये सारा काम किया। तो वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और सरकार की यदि एजुकेशन पॉलिसी पे समाजवादी पार्टी को लगता है कि गलत हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से पूरी तरह से आंदोलन चलाना चाहिए कि कैसे सरकार की जो शिक्षा नीति है उस पर काम हो रहा है, कौन से स्कूल बंद हो रहे हैं, कौन से बंद नहीं हो रहे हैं। ये भी पॉलिटिकल आरोप है कि ठीक है वहाँ पर कॉन्स्टेंट वो वोट के लिए किया जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। वोट जिसको जहाँ डालना होगा डाल देगा, कॉन्स्टेंट उससे तो पड़ेगा नहीं फ़र्क पोलिंग बूथ से। लेकिन सरकार के साथ बैठकर या सरकार के खिलाफ खड़े होकर भी एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार को इस्तेमाल होना चाहिए था, बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें। ये जो पॉलिसी है मर्जर की, आप मर्जर की पॉलिसी के प्रतीकात्मक विरोध के लिए आप किसी ऐसे स्कूल में क्लास लगा सकते हैं जिसको बंद किया गया। ये विरोध का एक तरीका होता है जी। इस तरीके से आप विरोध कर सकते थे कि इस स्कूल को बंद किया गया, हम यहाँ क्लास लगाएंगे। लेकिन आप वहां पढ़ाते, सचमुच बच्चों को सही पढ़ाई की गई होती अगर, तो इस प्रतीकात्मक विरोध का एक असर होता है। आपने उस प्रतीकात्मक, फिर अगर उस पर एफआईआर होती तो लोगों में बात आती है कि भाई तो पढ़ाई कर रहे थे। तो आपने एक बड़ा मौका गंवा दिया। आप विरोध कर सकते थे, आपने उसके प्रतीकात्मक विरोध का एक बड़ा मौका गंवा दिया। ए फॉर अखिलेश सिखा। ये दरअसल अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं। अगर स्कूल उनकी चिंता होती तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों का हम लोग एक ऑडिट करा रहे हैं इन दिनों, और इतनी बुरी हालत मिल रही है, जर्जर हालत, कहीं छत टपक रहा है, कहीं चार दीवारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप देख सकते हो उसको, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वो ज्यादा गंभीर मसला है। राजस्थान में छत गिरने से 7 बच्चे मर गए, और इस तरह एक और स्कूल गिरा राजस्थान में, तो बयाना में इस तरह के विजय जी उत्तर प्रदेश के जिले में जाके हम ऑडिट कर रहे हैं उसका। तो उसमें मुझे लगता है कि उस तरफ अगर उनका ध्यान होता और स्कूलों की व्यवस्था में 1932 में सौरभ जी स्कूल बने हैं और उनके छत नहीं फिर से रिपेयर। मंशा राजनीति करना है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की खराब व्यवस्था को उजागर करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे मैं आपको बता रहा था कि ममता बनर्जी दिल्ली के एक एसएचओ से बड़ी नाराज हो गई। आप कहेंगे एक मुख्यमंत्री, वो भी बंगाल की, दिल्ली का एसएचओ, क्या झगड़ा हो सकता है? हम आपको बताते हैं। ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और उनका आरोप यह था कि बंगाली भाषा के खिलाफ काम कर रही है ये मोदी जी की सरकार। क्योंकि मामला दिल्ली का था तो दिल्ली पुलिस मतलब सीधे गृह मंत्री के अंडर आई। तो उन्होंने इसकी एक बाकायदा वो एक लेटर शेयर किया है। वो दिल्ली के एक एसएचओ ने एक, जैसे हर
राज्य का एक भवन होता है दिल्ली में, राजधानी में, यूपी भवन है, अलग अलग राज्यों के होते हैं, तो ऐसे एक बंगाल भवन भी होगा। तो यूपी के एसएचओ ने कहा कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा जो हमें संदिग्ध लगते हैं और ये बांग्लादेशी हो सकते हैं, ऐसा हमको इन पर शक है। इनके हमने जब कार्ड वगैरह निकलवाए, आई कार्ड वगैरह निकलवाए, तो उन पर बांग्लादेशी भाषा में कुछ लिखा है। सारा हंगामा इस एक शब्द के लिए है। तो वो चिट्ठी आ गई आपके सामने। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जब पकड़ा तो इनके कार्ड्स पर बांग्लादेशी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में जो बंगाल भवन होगा वहाँ के किसी अधिकारी को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप हमें एक ट्रांसलेटर मुहैया करा दीजिए जो ये बांग्लादेशी भाषा का अनुवाद कर दे, हमें पता चल जाए कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब जो उनका ऐतराज है वो इस बात पर है कि बांग्लादेशी भाषा क्या होती है, भाषा तो बंगाली होती है। तो आप बंगालियों का अपमान कर रहे हैं, हर बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी बना दे रहे हैं। यह आरोप वो पहले से भी लगाती रही हैं। देखिए वो कह रही हैं, नाउ दिल्ली पुलिस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइबिंग बंगाली एज बांग्लादेशी लैंग्वेज। अब मैं चिट्ठी पढ़ देता हूं आपके लिए। चिट्ठी में ऐसा कुछ है क्या? चिट्ठी में कुछ शब्द उन्होंने खुद हाईलाइट किए हैं। चिट्ठी लिख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन, लोधी कॉलोनी, साउथ दिल्ली। लोधी कॉलोनी, साउथ दिल्ली के एसएचओ ने ये चिट्ठी लिखी है। टू ऑफिसर इंचार्ज, बंग भवन, डिप्लोमेटिक एन्क्लेव, पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली। बंग भवन को चिट्ठी लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 8 persons strongly suspected to be Bangladeshi nationals residing illegally in India without any valid passport or visa were arrested। ये एसएचओ लिख रहे हैं दिल्ली के कि हमने 8 लोगों को पकड़ा, संदिग्ध है, इनके पास वीजा नहीं है, हमको बांग्लादेशी लग रहे हैं। अपॉन इंक्वायरी कॉपीज ऑफ नेशनल आईडी कार्ड्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा वर फाउंड फ्रॉम दी सस्पेक्टेड बांग्लादेशी नेशनल्स। कुछ गलत है इसमें। ड्राइव चल रही है देश के अंदर तमाम राज्यों में बांग्लादेशी जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको पकड़ने की। The suspected Bangladeshi nationals were arrested and remanded to judicial custody। जुडिशियल कस्टडी हुई मतलब मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, मतलब पुलिस ने ऐसे ही नहीं पकड़ लिया किसी को। अब यहां से द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कंटेन टेक्स्ट रिटन इन बांग्लादेशी एंड आर नीडेड टू बी ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड इंग्लिश। Now for the investigation to proceed further, it is requested that an official translator, interpreter proficient in Bangladeshi national language may kindly be provided to us। अब मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप बताइए, कि दिल्ली पुलिस ने ये जो किया है ये एक्चुअली किसी विवाद से बचने के लिए किया। कि अगर हम ये लिखेंगे कि इनके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले वो बंगाली में थे और हमें लगता है कि ये बांग्लादेशी हैं, तो हम पर आरोप लगेगा कि क्योंकि उसके पास बंगाली दस्तावेज मिल गया, कुछ भी बंगाली लिखा मिल गया, तो आपने उसको बांग्लादेशी बना दिया। तो इसीलिए उन्होंने उसके में बांग्लादेशी लिख दिया। फैक्ट तो यही है, बांग्लादेश में कोई फारसी तो पढ़ाई नहीं जाती, बोली तो बांग्ला ही जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि उन्होंने विवाद से बचने के लिए किया, लेकिन खुद एक विवाद बन गए। समीर जी, देखिए, निश्चित रूप से ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार बंगाल के अंदर इस बात को उठा रही है, इस संदर्भ में उन्होंने रैली की इस समय कि भाई पूरे देश के अंदर बांग्ला भाषियों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने बंगाल के चुनाव को देखते हुए बंगाल अस्मिता की बात कर रही है और अपने चुनाव का ग्राउंड बना रही है। अब ममता बनर्जी ने इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि देखिए क्या बांग्लादेश की भाषा होती है, बांग्ला भाषा है, वो बांग्ला लिख सकते थे। ममता बनर्जी ने इसको, और उस पर महुआ मोत्रा ने भी वीडियो जारी किया है, टीएमसी के तमाम सांसदों ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे लगता है निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस का जो लेटर है उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन से लिखा था कि भाई हमें समझना चाह रहे हैं क्या है, मुझे राजनीतिक रूप से उन्होंने उठा लिया है। ऑब्जेक्शनेबल उसमें बांग्लादेशी शब्द है, लेकिन ये दोनों बातें हो सकती हैं। अगर वो लिख देते कि बांग्ला में लिखा हुआ है और इसलिए हमको इंटरप्रेटर चाहिए, और तो फिर ये अलग विवाद होता कि बांग्ला वाले को कि बंगाली है इसलिए बांग्ला लिखा हुआ है तो बांग्लादेशी बना दिया। अब बांग्लादेशी लिख दिया तो उस पर विवाद है कि आप हर बंगाली बोलने वाले को या उस पोजीशन जिसके पास वो है उसको आप बांग्लादेशी कह रहे हैं। दोनों स्थितियों में विवाद होना था, लेकिन ये एक इसमें कहीं ना कहीं एक अज्ञान का भी मामला है जो पुलिस अधिकारी है उसका। हम लोग बड़े चलता हुआ अंदाज में कह देते हैं कि महाराष्ट्रियन भाषा में बोल रहा था या कर्नाटक का भाषा में बोल रहा। लोग नहीं जानते हैं कि केरल की भाषा मलयालम है या कर्नाटक की कन्नड़ा है, इसलिए हो सकता है। इस पर भी एक बात आई अजीत जी, वो भी बता देता हूं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय, ये बीजेपी के बंगाल के प्रभारी भी हैं, प्रभारी या सह प्रभारी, तो ये काफी इन्वॉल्व रहते हैं बंगाल के मैटर्स में। इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में कहीं भी बांग्ला को बांग्लादेशी भाषा नहीं कहा गया है, केवल घुसपैठियों की पहचान के लिए बांग्लादेशी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये तर्क दे रहे हैं कि बांग्लादेशी भाषा
भारतीय बांग्ला से बिल्कुल अलग है। ऐसा है या नहीं मैं नहीं जानता, कई बार डायलेक्ट्स अलग होते हैं, मतलब वहाँ जो डायलेक्ट बोला जाता होगा हो सकता है उसमें उर्दू के शब्द भी होते हो, जो हमारे यहाँ बंगाली बोली जाती है वो बिल्कुल प्योर बंगाली होती होगी, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि चिट्ठी में बात तो घुसपैठियों की भाषा की हो रही है ना, तो इस पर एतराज किस बात का? अभी तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना, यही आइडेंटिफाई करना है, तो आपने पहले ही मान ही लिया कि वो घुसपैठी है। देखिए ये ड्राइव चल रहा है, पुलिस उसमें लिखा है सस्पेक्टेड बांग्लादेशी, तो आप उसको तो उसी की तो पड़ताल करने के लिए आपने कहा है कि इनको अनुवाद कराया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। ममता बनर्जी का इंटेंशन ये है, जब से एसआईआर की बिहार में कार्रवाई शुरू हुई और ये साथ में जब सस्पेक्टेड बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ शुरू हुई गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, असम में, तमाम राज्यों में हो रही है, उन्होंने कहा कि ये केवल बीजेपी शासित राज्यों में जेन्युइन भारतीय नागरिक जो बंगाली भाषी हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए हो रही है। अब वो उस हद तक चली गई हैं कि किसी बंगाली बोलने वाले को तुम पूछो ही मत कुछ कि तुम कहां के रहने वाले हो, वो बंगाली बोल रहा है तो मतलब वो भारतीय ही है। सर देखिए, ये मुद्दे तलाशते विपक्ष को एक मुद्दा चाहिए, और इसका मसला ये सिर्फ भाषाई आधार पर राजनीति का मुद्दा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि स्टालिन भी इनके समर्थन में, स्टालिन ने चिट्ठी लिखी। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो एनईपी के 5 साल हुए, एनईपी में जिस त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर चर्चा की गई है, उनमें इनको लगता है कि इनकी भाषाएं कमजोर हो जाएगी। और दूसरी बात कि जिस तरह से महाराष्ट्र में भावनात्मक तौर पर मराठी का मुद्दा उठाया गया, इनको लगता है कि बंगाल में, तमिलनाडु वालों को लगता है तमिल में, ये मुद्दे उठा के राजनीति स्टालिन कह रहे हैं दिल्ली पुलिस अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री डिस्क्राइब्ड बंगाली एज बांग्लादेशी लैंग्वेज इज ए डायरेक्ट इंसल्ट टू द वेरी लैंग्वेज इन विच आर नेशनल एंथम वाज रिटन। और आखिर में लिख रहे हैं, इन दिस फेस ऑफ असॉल्ट ऑन नॉन हिंदी लैंग्वेजेस, Mamta Didi stands as a shield for the language and people of West Bengal. She will not let this attack pass without a fitting response. मतलब ये आपने बंगाली पर हमला बोल दिया है दिल्ली पुलिस ने, उनका ये कहना है। जो पॉलिटिक्स कर रही है ममता जी, स्टालिन, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, जब साहब को, पुलिस इंस्पेक्टर साहब को समझ नहीं आई कि वो बांग्ला जो जिसके लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे सस्पेक्टेड बांग्लादेशी हो गए? वो पहला तो सवाल ये है ना। या तो पुलिस को लगता है कि भाई ये सस्पेक्ट, जो समझ में ही नहीं आई भाषा, उसको कैसे आपने सस्पेक्टेड बांग्लादेशी मान लिया? इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में भी ये बात है ना कि जो बांग्ला बोल रहा है और मुस्लिम है तो वो बांग्लादेशी हो गया। नहीं, मुझे ये एक बात समझाइए ना भाई, और फिर ये इसके लिए औपचारिक तौर पर ये लेटर नहीं, ये तो एक आरोपित है नहीं, ना। ये हम कोई भी चर्चा करते हैं एक प्रेमाइस के साथ शुरुआत करते हैं, एक प्रेमाइस। जैसे राहुल गांधी चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, तो वहां प्रेमाइस ये है कि चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि वो देश में निष्पक्ष काम करेगा जी, और क्योंकि वो ऐसा, अगर उनका आरोप ऐसा नहीं कर रहा तो मुद्दा बनता है। यहां आप प्रेमाइस ये लेके चलते हैं कि कोई भी पुलिस वो अवैध घुसपैठियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल ठीक है, प्रेमाइस तो ये है ना सर। ठीक है। अब उसके ऊपर आप, जैसे आपने कहा कि अगर वो मुसलमान है और बंगाली है तो वो सस्पेक्टेड हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं नेचुरल कोर्स में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हुआ ना। आशंका ज्यादा है, इसकी आशंका ज्यादा वाला जितने भी घुसपैठिए मिलेंगे, हाँ, उसमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुसलमान हो सकते हैं, इसमें कोई बांग्लादेश से आएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशी भाषा, एक तो ये बांग्लादेशी भाषा वो द्विवेदी जी ने ठीक कर दिया, उसमें मैं कोई ज्यादा नहीं जा रहा कि वो बांग्लादेशी बोलना और बांग्ला, लेकिन उसको ये थॉट प्रोसेस की बात है कि जब आपको भाषा नहीं समझ में आई तो या तो पहले क्लैरिफाई कर लेते कि भाई सरकार, और इसमें बांग्ला सरकार को या बंगाल भवन को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस में भी इस पर कोई बांग्ला भाषा, ऐसी भाषा तो है नहीं कि बंगाली भाषा दिल्ली में बोलने वाले बहुत लोग हैं, दिल्ली पुलिस में भी बहुत सारे लोग होंगे, और सरकार, दिल्ली पुलिस को खुद को ही देख लेना चाहिए ना। ये तो खुद ही आप पॉलिटिक्स कर रहे हो ना, बंगाल भवन तक जाने की। पॉलिटिकल उनके हाथ में दे दिया, वो चाह रही है लगातार लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करना चुनाव में। सर वो केवल बंगाल में क्यों कर रहे हो? महाराष्ट्र में तो एनडीए की सरकार है, वहां तो आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक सर, लेकिन एक सौरभ जी, इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है जो अभी हम लोग कि गुड़गांव में इसको रोक दिया गया है, गुरुग्राम में, क्योंकि कई रेजिडेंशियल सोसाइटीज के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारे यहाँ तो सब काम करने वाले ही गायब हो गए, अगर आपने जब से ड्राइव चलाया है तब से। ऐसा हुआ है वहां पे, बात सही है। बहुत शुक्रिया, आज समय इतना ही था। अजीत जी, आनंद जी, आपका बहुत धन्यवाद।